एपिसोड की शुरुआत एशुन के किचन से होती है, जहाँ पर वो देखती है कि गांव वाले उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनके खाने के लिए अच्छा अच्छा सामान उनके किचन में रख दे रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं एशुन के घर से निकल रहे धुएं को देखकर एशुन की लैंडलॉर्ड लेडी बोलती है, देखो उनके घर से धुआं निकल रहा है, मतलब कि वो अपनी जिंदगी में संभल चुके हैं। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके लैंडलॉर्ड जितने बुरे दिखते थे उतने थे नहीं। वो हर रोज उनके किचन में 3 लोगों के लायक चावल रख दिया करते थे, थोड़ा थोड़ा रखते थे ताकि उन्हें शक न हो। एक और राज खुलता है, एशुन के स्टेप फादर की वाइफ ने चुपके से उनके घर के 3 महीने का रेंट भर दिया था, क्योंकि एशुन के स्टेप फादर ने एशुन से जो झूठे वादे किए थे उसके लिए उसे बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी। इधर मछुआरी नंटिया भी एशुन और उसकी फैमिली के लिए पौष्टिक सी फूड्स रखा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सीन शिफ्ट होता है 1988 में। यहाँ पर एशुन और गॉन्सुक दोनों अपनी मिडिल एज में आ गए थे। वो अपनी बेटी के स्कूल से घर लौटने का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज उन्हें पता चलने वाला था कि उनकी बेटी गोमयोंग को शियोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तभी वहाँ गोमयोंग आती है और वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गई है। ये सुनकर एशुन और गॉन्सुक बहुत खुश होते हैं। ये एशुन के लिए तीसरी बार होता है जब वो दिल से खुशी महसूस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं गॉन्सुक और एशुन गोमयोंग की एंट्रेंस सेरेमनी में जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात पार्क योंग बूम से होती है, जो कि गोमयोंग को देखते ही पहली नजर में उसे दिल दे बैठता है। यहाँ पर योंग बॉन्ग गॉन्सिक के हाथ में कैमरा देखकर बोलने लगता है, लाइए मैं आप लोगों की फोटो खींच देता हूँ। अगले दिन गॉन्सिक जब उन फोटोज को निकाल के लाता है तो गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, मुझे वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, देखो इन फोटोज को वो हमारी गोमयोंग पर लाइन मार रहा था। एशुन फोटोज देखती है जहाँ पर उसने एक अकेली फोटो गोमयोंग की क्लिक की हुई थी। अगले सीन में हम गोमयोंग और योंगबोंग को एक साथ देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब योंगबोंग को मिलिट्री सर्विस में जाना था तो गोमयोंग उससे ब्रेकअप कर लेती है। इधर हम देखते हैं एशुन और गॉन्सिक एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं, जहाँ पर एशुन गॉन्सिक से बोलती है, गॉन्सिक से पूछ रही होती है कि क्या हम कैबिज वाला फील्ड बेचकर गोमयोंग के लिए अच्छी जगह रेंट पर ले ले, जहाँ पर गॉन्सिक उसे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है, अब तो चीजें बेचना बंद करो, अगर उसे भी बेच दिया तो तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं रहेगा। जिस पर एशुन बोलती है कि बेटी से ज्यादा बीबी से प्यार करते हो, तो गॉन्सिक हाँ कर देता है, जिस पर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें ओलंपिक्स का दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर्स डिसाइड करते हैं कि ओलंपिक टॉर्च जिस जगह से गुजरेगी वहाँ की सारी दुकानें हटा दी जाए, जिस पर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो लीडर बोलते हैं, यहाँ से ओलंपिक टॉर्च गुजरने वाली है और हम टीवी पर ये सब नहीं दिखा सकते। सरकार ने कहा है कि जो भी गंदा फंदा दिखे उसे रास्ते से हटा दो। जिस पर मछुआरी नंटिया बोलने लगती है कि तुम हमारी रोजी रोटी छीन रहे हो, अमेरिकन को अच्छा दिखाने के लिए तुम हमारे पेट पर लात मार रहे हो। यहाँ पर सरपंच सांगिल उनकी साइड लेने के बजाय लीडर की साइड लेने लगता है और उनसे कहता है कि क्या तुम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते। सांगिल की ये बात वहाँ के लोगों को बहुत खराब लगती है। तभी वहाँ पर एशुन की एंट्री होती है। वो प्रोटेस्ट रोकने के लिए साइलेंटली रोड पर जाकर लेट जाती है। एशुन के ऐसा करने से फाइनली लीडर्स को हार मानना ही पड़ता है और फिश मार्केट की सारी दुकानें बच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉन्सिक अपने दोस्तों को स्नैक्स खिला रहा होता है, क्योंकि हमें यहाँ पता चलता है कि इस बार एशुन सांगिल के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ी हो रही है। यहाँ पर गॉन्सिक के दोस्त उससे बोल रहे होते हैं, तुम्हारी बीबी अगर सरपंच बन गई तो उसका दबदबा घर में ज्यादा नहीं हो जाएगा। इस पर गॉन्सिक मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अगर मेरी बीबी सरपंच बनेगी तो मैं भी तो सरपंच का हस्बैंड बनूंगा ना। दूसरे सीन में हम देखते हैं सांगिल भी लोगों में मटन बांट रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि इस छोटी सी जगह में ठूस कर हमें 2 टुकड़े मटन के थमा दिए। वो लोगों से बोल रहा होता है कि तुम जानवरों की तरह मत खाओ, बल्कि मेरी बात भी सुनो। ऐसा बोल के वो एशुन की आलोचना करने लगता है और उसके बारे में गंदी गंदी बात बोलने लगता है। वो बोलने लगता है, तुम लोगों को याद नहीं, वो दोनों शादी से पहले भाग गए थे और उनकी एक बेटी भी हो गई थी। तभी एक लेडी बोलती है कि वही बेटी आज सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़कर हर साल टॉप करती है। जिस पर सांगिल बोलता है, और बेटे का क्या, वो तो अपनी माँ जैसे कमीना निकला ना। फिर हमें एशुन के बेटे मतलब उनम्योंग के बारे में दिखाया जाता है। आज एशुन बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसे उनम्योंग के क्लास टीचर ने उसके बारे में बात करने बुलाया होता है। यहाँ पर वो उनम्योंग से पूछती है कि सबकी मॉम भी आई होगी ना। एशुन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन उनम्योंग बताता है कि आप ही बस आई हो और किसी को भी नहीं बुलाया गया। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाते हैं। यहाँ पर वो एशुन को बताते हैं कि कैसे उनका बेटा स्कूल में छोटी छोटी बिजनेस चलाता है, जैसे टीचर्स के कार के नेम प्लेट बेचना, बस की 10 टिकटों को 11 टिकटों में कन्वर्ट कर देना, बैटिंग करना और हमेशा पैसे कमाने के चक्कर में रहना। यहाँ तक कि उसने क्लास टीचर की कार को भी सोनाटा से अनाटा बना दिया। ये सब सुन के एशुन की मॉम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बेटे को डांट रही होती है कि हम तुम्हें स्कूल पढ़ने भेजते हैं कि पैसे कमाने भेजते हैं। तुम्हारी बहन की टीचर के सामने मुझे कभी शर्मिंदा
शर्मिंदा महसूस नहीं होना पड़ा, लेकिन यहाँ तो मेरी नजरें ही नहीं उठ रही थी। वो अपने बेटे से कह रही होती है कि क्या तुम थोड़ा लायक नहीं बन सकते, जिस पर उन्म्योंग कहता है अगर मैं लायक नहीं बना तो आपको डर है ना कि आप सरपंच नहीं बन पाएंगी। वो अपनी मॉम से ये भी कहता है कि आप मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो, आपकी बेटी गोमयोंग है ना आपका नाम रोशन करने के लिए। जिस पर येशुन उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब कौन सिखाता है। तभी येशुन की नज़र उसके पीछे खड़ी एक लड़की के बैग पर जाती है जिस पर येम लिखा होता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शांगिल लोगों को खाना खिला रहा होता है और येशुन की बुराई भी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उससे पूछता है तुम गाँव की भलाई के लिए भी कुछ करोगे या फिर येशुन की निंदा करने में ही सारे पैसे खर्च कर दोगे। जिस पर शांगिल कहता है कि मैं तो बस तुम लोगों को वार्न कर रहा था। फिर शांगिल ड्रिंक करते हुए जोर जोर से गाना गाने लगता है, जिस पर वहाँ बैठी एक लेडी बोलती है कि गाना गाना बंद कर, नहीं तो मेरा वोट नहीं मिलेगा। ये सुनकर शांगिल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वाइफ पर चिल्लाने लगता है जो कि वहीं बैठकर बर्तन मांज रही होती है। शांगिल को ऐसा करते देख वहाँ बैठे लोग बोलने लगते हैं कि ये हमेशा अपनी वाइफ पर इतना चिढ़ता क्यों रहता है। यहाँ पर वो औरत फिर से बोल उठती है कि हमारा दिल जीतना इतनी आसान बात नहीं है। जिस पर शांगिल तुरंत उस औरत का खाना छीन लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। शांगिल का ऐसा करना वहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शांगिल एक रूम में एक लेडी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। बात करते करते वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और शांगिल उसके पैर की मसाज करने लगता है। एट दैट टाइम येशुन वहाँ आकर डोर ओपन कर देती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पर शांगिल अपनी सफाई देने लगता है और कहता है कि उस बेचारी के तो पैर शून्य हो गए थे, मैं बस उसके पैर दबा रहा था। तभी एक मछुआरी नंटी कहती है कभी अपनी बीवी के बारे में भी इतना सोच लिया करो। शांगिल कहता है कि क्या आप तुम सारे गांव को मिर्च मसाला लगा के बताओगे। तभी मछुआरी नंटियाँ कहने लगती है अगर बताएंगे नहीं तो येशुन सरपंच कैसे बनेगी। येशुन भी कहती है कि तुम्ही ने कहा था कि सबको सच्चाई जानने का हक है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि येशुन सरपंच बन गई है और सब लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस प्रकार से वो अपनी गाँव की पहली फीमेल लीडर बन जाती है। ग्वान सिंह जो चुपचाप उसकी कैंपिंग में सपोर्ट कर रहा था बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ पे ग्वानसिक की मॉम भी होती है जो कि लोगों से कह रही होती है कि मेरे बेटे से शादी करने के बाद येशुन की तो लाइफ ही बदल गई। तभी वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि आप खुश हो ना, आपकी बहू सरपंच बन गई। उसे देखकर ग्वानसिक की मॉम कहती है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पर येशुन आ जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। दरअसल ये सरपंच की वाइफ योग्रेन ही होती है जो कि अपनी मिडिल एज में पहुँच चुकी है। यहाँ पर येशुन और योग्रेन दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि साइड में बैठे आदमी शांगिल के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे वो अकेले कमरे में एक औरत की मसाज कर रहा था। ये सुन के येशुन से कहती है कि लोग ऐसी बातें करते रहेंगे, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। योग्रेन कहती है गाँव में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो पैसों के लिए गलत आदमियों के चक्कर में पड़ जाती है, मैं भी उनमें से एक हूँ। तभी येशुन कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम यहाँ पर काम कर रही हो। जिस पर योग्रेन कहती है कि मैंने तुम्हें वोट दिया है और ये मेरा हक है। येशुन बोलती है कि जब घर जाओगी तो शांगिल से ये मत बोलना कि तुमने मुझे वोट दिया था, नहीं तो वो तुम्हें फिर से टार्चर करेगा। जिस पर योग्रेन मुस्कुराती है और दोनों आपस में बहुत देर तक बातें करते हैं। यहाँ पर येशुन बहुत ज्यादा खुश होती है तो वो ड्रिंक करके डांस करने लगती है। जिस पर उसका बेटा उसे कहता है आप अपने आप को एजुकेटेड बोलती हो और पढ़े लिखे लोगों को ऐसा डांस करना शोभा नहीं देता। पर यहाँ पर येशुन किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती और खुलकर डांस करती है। बाद में जब ग्वानसिक येशुन को अपनी पीठ पर उठाकर जा रहा होता है तो वो येशुन से कहता है तुम अब सेकंड पोजीशन पे नहीं हो बल्कि नंबर 1 पर हो। तब येशुन ग्वानसिक से कहती है कि नंबर 2 से नंबर 1 पर आने मुझे पूरे 30 साल लग गए, लेकिन जिसको मैं बताना चाहती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तब येशुन उस मोमेंट को याद करती है जब उसने अपनी मॉम से प्राउडली कहा था कि वो एक दिन जरूर प्रेसिडेंट बनेगी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। यहाँ पर हमें गोमयोंग को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज में होती है और एक कार की तरफ जा रही होती है। कार से एक हैंडसम लड़का बाहर आता है और उसके लिए डोर ओपन करता है। वहीं टेरिस पर खड़ी 3 लड़कियां उसे घूर रही होती है। एक लड़की कहती है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है क्या। तभी दूसरी लड़की कहती है कि मैंने सुना है पैसों के लिए कुछ लड़कियां अमीर लड़कों को डेट करती है। तभी तीसरी लड़की कहती है मुझे तो ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तीनों गोमयोंग के बारे में भला बुरा कह ही रहे होते हैं, उतने में गोमयोंग पीछे मूव करती है और उन तीनों को बाय करती है। वो तीनों इंसल्टेड फील करती है और इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद हैंडसम लड़का जो कि ड्राइवर है गोमयोंग से पूछ रहा होता है कि आज तुम फ्रंट सीट पर क्यों बैठी हो। जिस पर गोमयोंग कहती है कुछ लोगों को मुझे इस तरह कार में देखकर बहुत जलन होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गोमयोंग रास्ते में रुक कर एक लड़की को पिकअप करती है जिसका नाम जेनी था। बाद में गोमयोंग उस लड़की के साथ उसके घर पहुंच जाती है और उसे पढ़ाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोमयोंग जेनी को ट्यूशन दे रही है जो कि उस समय चाइना में अनलीगल था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि
गॉमयोंग ने जापान में पढ़ने का मौका अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से छोड़ दिया था, जिस कारण वो आज भी बहुत ज्यादा अपसेट है। यहाँ पर हम देखते हैं गॉमयोंग उसे पढ़ा रही होती है, लेकिन उसका मन यहाँ पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। खैर टाइम कंप्लीट होने के बाद गॉमयोंग जब अपने घर जा रही होती है तो जाते जाते वो एक पॉट से पैसे ले रही होती है। तभी जेनी उससे कहती है, मिस योंग जितनी तुम्हारी फीस है उतने ही पैसे लेना। गॉमयोंग वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर जेनी की मॉम आ जाती है और उसे वहाँ रुकना पड़ता है। यहाँ पर जेनी की मॉम उससे कह रही होती है कि मेरे पास सब कुछ है बस एजुकेशन को छोड़कर, और मेरी बेटी भी मुझ पर ही गई है। जिस पर गॉमयोंग कहती है कि हम इसे धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे। जेनी की मॉम कहती है, मुझे 2 साल लग गए अपनी बेटी जैसी दिखने वाली ट्यूटर को ढूंढने में। जिस पर गॉमयोंग कहती है, आपकी बात का क्या मतलब है, मैं कुछ समझी नहीं। फिर जेनी की मॉम कहती है, तुम मेरी बेटी की जगह एग्जाम दो, मैंने ऑलरेडी सारे फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें 1000 फीट स्क्वायर का रूम फ्री में दूंगी। ये सुनते ही गॉमयोंग घबरा जाती है और वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है, वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पर ट्यूशन देना इलीगल है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, लेकिन अब ये काम मैं नहीं कर सकती। जिस पर जेनी की मॉम कहती है, तुम मुझसे दुश्मनी करके अपना भला नहीं कर रही हो। तब गॉमयोंग कहती है, वैसे भी जेनी बहुत बदतमीज स्टूडेंट है और मैं उसे अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऐसा कहकर गॉमयोंग वहाँ से निकल जाती है। जब वो चैनल गेट से बाहर जाने ही वाली थी तब उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं। वो उससे बोलते हैं, तुम 208 से आ रही हो ना। गॉमयोंग हाँ करती है तो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, तुमने वहाँ से जो भी चुराया है जल्दी से वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गॉमयोंग गार्ड को पैसे देकर बोलती है, मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इज्जत ज्यादा प्यारी है। गॉमयोंग जब जाने लगती है तो गार्ड उसे फिर से रोककर बोलता है कि वो डायमंड रिंग कहाँ है। डायमंड रिंग न मिलने पर गार्ड उसे कमरे में लॉक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको किसी ड्रामे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज हमें बताएं। ओके, बाय।